सबको नमस्कार सर। सभी को नमस्ते। किसान बंधु सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत किसान बंधु आ गए हैं और एग्री इनपुट इंडस्ट्री में डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एम्प्लॉयज सभी लोग जुड़ गए हैं। किसान को जो इंफॉर्मेशन देने वाले एक्सटेंशन ऑफिसर्स सभी लोग हमारा कार्यक्रम में आया है। ये कार्यक्रम का मकसद है कि सभी किसान को हम ध्यान देना है। अभी जो चैलेंजेस को मिटिगेट करके उसको पिंक बोलवर्म जो प्रॉब्लम है उसको कैसा संभालना है, हम ज्ञान देना है किसान को। ये हमारा कार्यक्रम का मेन इम्पोर्टेंट चीज है। ये हम नुजीवीडो सीड्स के द्वारा हम सुबीज कृषि विज्ञान एक प्रोग्राम है, एक्सटेंशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के द्वारा हम सबको ध्यान देते हैं किसान को भलाई करने के लिए, उसका यील्ड को बढ़ाने के लिए और उसका पेस्ट और डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हम कंटिन्यूसली काम करते हैं। और ये कार्यक्रम द्वारा हम आज किसान को ज्ञान देना चाहते हैं, इसीलिए हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, प्लान किया है। हमारा डॉक्टर सतीश परसाई जी, डॉक्टर सुनील होलकर जी, दोनों हमारा कॉटन एक्सपर्ट साइंटिस्ट जुड़ गए हैं किसानों को ज्ञान देने के लिए। ये कार्यक्रम जूम में ऑलरेडी 300 किसान ऑलरेडी आ गए हैं, 300 के ऊपर। और ये कार्यक्रम लाइव फेसबुक में भी और लाइव यूट्यूब में भी देख सकते हैं किसान, सभी किसान। सो बहुत हजारों किसान को फायदा मिलेगा ये कार्यक्रम द्वारा पूरा इंडिया में। ठीक है, तो अभी मैं एक कार्यक्रम का जस्ट मैंने कैसे होगा क्या होगा बोल के जस्ट मैंने आपको एक एजेंडा दिखाऊंगा। बाद में हम डॉक्टर सतीश साई जी पहले चालू करेंगे, बाद में होलकर जी हमको पूरा ज्ञान देंगे। सर अभी हमारा कार्यक्रम ऐसा होगा, एक बार देख रहे हैं ना, ये पहले हमारा सतीश परसाई जी कॉटन के बारे में पूरा हमको मैनेजमेंट, पिंक बोलवर्म कैसे है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो उसका डैमेज कैसा रहता है, उसका सिम्टम्स कैसा रहता है, सो कैसे हम कंट्रोल करना है बोलेंगे। सीनियर साइंटिस्ट साहब को बहुत एक्सपीरियंस है, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। और डॉक्टर होलकर जी पिंक बोलवर्म मैनेजमेंट के ऊपर और इम्पोर्टेंट चीज भी हमको बोलेंगे। और फॉलोड बाय वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर खाम्बे जी, हमारा एनएसएल का कॉटन ब्रीडर, वोट ऑफ थैंक्स बोलेंगे। सभी किसान अपना आप माइक को और वीडियो को बंद करके आप पूरे ध्यान से सुनिए, ये प्रोग्राम में बहुत अच्छा फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर सुनील परसाई जी को। हाँ जी, नमस्कार सभी जितने भी प्रतिभागी इससे जुड़े हैं। मुख्य रूप से ये जुड़े हैं आपके नुजीवीडो सीड्स से, और आपका मेरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर होलकर और सभी किसान बंधु। जैसा कि आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है कपास में गुलाबी इल्ली का प्रबंधन, तो मैं उसी पर संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। जहां तक कपास में आजकल बीटी कपास का उत्पादन पूरे देश में लिया जा रहा है। लगभग 95% किसान जो है देश के, वो बीटी कपास लगा रहे हैं। बीटी कपास जो है उसके लगाने से कई फायदे हुए हैं, जिन फायदों के फलस्वरूप किसानों ने लगाया। सबसे बड़ा फायदा बीटी कपास आने के बाद इल्लियों का प्रकोप नहीं। पहले 3 तरह की इल्ली, चितकबरी इल्ली, गुलाबी इल्ली और हरी इल्ली आती थी। अब इन इल्लियों का आना बंद हो गया है। पहले जहां कपास की फसल में 15-15, 18-18 बार कीटनाशक डाला जाता था, एक दौर दवा का खत्म नहीं होता था कि दूसरा दौर शुरू हो जाता था। अब केवल 4 या 5 बार कीटनाशक का उपयोग कर किसान भरपूर उत्पादन ले रहा है। दूसरा फायदा ये हुआ है
कि हमें इसकी उपज ज्यादा मिल रही। कीटनाशक के उपयोग कम होने से पर्यावरण का हित हुआ है। जो अवशेष फसल में रहते थे और फसल उत्पाद में रहते थे, वो मानव शरीर में और पालतू पशुओं में पहुंचते थे और नुकसान का कारण बनते थे। कीटों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती थी और हमारी जो है मित्र कीटों का संरक्षण संवर्धन वो भी इसके फलस्वरूप होने लगा। तो ये फायदे हुए हैं। बीटी कपास का उत्पादन अधिक है। और तीसरा जो फायदा है, ये बीटी कपास आने के बाद रबी मौसम की फसल लगाने की संभावना बनी, क्योंकि बीटी कपास की 2 चुनाई लेने से ही हमें इतना उत्पादन मिल जाता है कि हम रबी मौसम की फसल लगा ले। और इसी कारण हमारे किसानों ने जब से बीटी कपास आया है तब से मई महीने में जिनके पास सिंचाई के साधन है वे मई में ही कपास लगा देते हैं, अक्षय तृतीया में मुहूर्त कर देते हैं और उसके बाद अपना कपास लगा देते। ये अक्टूबर में सही समय पर 2 या 3 चुनाई ले लेते हैं और उसके बाद ये अपना कपास खत्म करके गेहूं चने की रबी फसल लगा देते हैं। तो ये फायदा हुआ। बीटी कपास में अभी पिछले 5 वर्षों से गुलाबी इल्ली की समस्या उभर करके आई है और मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्ष हमारे लिए बड़े भयावह रहे, क्योंकि इसमें फॉन्ट मैच नहीं हो रहे हैं। जो मेरा प्रेजेंटेशन है ना, क्या नाम है, काम्बी जी, आशीष जी, हेलो आशीष जी, फॉन्ट बदलना पड़ेंगे इसको, आप फॉन्ट बदल लीजिए फिर दिखाइए, है ना। तो जो हैं आपके, ये तो आप एक काम कीजिए काम्बी जी, बाद में दिखा देंगे, पहले हम पूरी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो आपका 2 साल पिछले बहुत मध्य प्रदेश के लिए भयावह रहे। ये इन 2 सालों में इस कीट का प्रकोप 25% से लेके 95% औसत जो था वो 55% आया। ये चूंकि मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं कि मैंने सभी 9 जिलों का इन 2 सालों में भ्रमण किया और 200 से अधिक खेतों से ये मैंने हरे घेंटों के नमूने इकट्ठे किए। मेरे साथ केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के 4 वैज्ञानिकों ने सहभागिता करते हुए और हमें हमारे साथ ये सर्वेक्षण किया। तो सर्वेक्षण में जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले थे। मध्य प्रदेश की स्थिति देश में सबसे ज्यादा प्रकोप। अब ये कैसे, क्या कारण है, क्यों गुलाबी इल्ली की समस्या हमारे बीच में आई और इसे किस प्रकार से रोका जाए, क्या कारण है और क्या बेहतर प्रबंधन के उपाय किए जाए, इस पर मैं प्रकाश। सबसे पहले कारणों में बीटी कपास जब आया था तब एक आवश्यक शर्त रखी थी और वो आवश्यक शर्त थी कि बीटी कपास के साथ नॉन बीटी का एक पैकेट आता है, उसको बॉर्डर क्रॉप के रूप में, बागड़ के रूप में खेत के आसपास कपास की जो बीटी लगा रहे हैं उसके आसपास 20% रकबा इसकी सिफारिश थी, ये लगाना अनिवार्य है। ये व्यवस्था जो विज्ञान ने सुझाई थी
ये इस सिद्धांत पर आधारित थी, जिए और जीने दो। यानी प्रकृति में इल्ली मौजूद है, इल्ली को भी पलने बढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि अन्य कीटों को। तो इस कारण ये आपकी आई थी व्यवस्था बनाई गई थी। अब किसान ने क्या किया? किसान ने जो नॉन बीटी पैकेट दिया जाता था उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया, उसको उठा के फेंक देता था, उसको लगाता ही नहीं था। इस कारण कीट में धीरे धीरे प्रतिरोधकता विकसित हुई और अब वो इतनी भयावह समस्या के रूप में उभर करके आया है। हुआ ये कि गुलाबी इल्ली प्रकृति में मौजूद थी, ये डंक मार रही थी। डंक मारते मारते एक इल्ली वो पैदा हो गई, मर रही थी सामान्य रूप से, विषाक्त विषैलेपन के कारण बीटी के पौधे। लेकिन ये हमारी इल्ली जो थी, ये एक इल्ली आज से 5 साल 6 साल पहले ऐसी उत्पन्न हो गई जो बीटी कपास के पौधे को पचा करके ले, और उससे फिर उसने 300-400 अंडे दिए, फिर 400 से फिर सबने अंडे दिए। तो ये बढ़ते बढ़ते लाखों हो गई, करोड़ों हो गई, और आज तो गिनती नहीं है, हम गिन नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, इतनी संख्या इनकी हो। अब एक प्रश्न किसानों के मन में आएगा कि गुलाबी इल्ली में ये सबसे पहले क्यों आई बात? क्योंकि आप सभी जानते हैं जिन्होंने परंपरागत कपास लगाया है कि हरी इल्ली कपास का सबसे बड़ा शत्रु था। तो प्रतिरोधकता हरी इल्ली में आना था, लेकिन आ गई है गुलाबी। तो उसके भी कारण हैं। हरी इल्ली जो है वो कई प्रकार के पोषक पौधों पर पोषण प्राप्त करती है, आप सभी जानते हैं। खरीफ में देखिए, मतलब ऐसी कोई वनस्पति मैं नहीं समझता हूं जिसपे हरी इल्ली नहीं आती। खरीफ में देख लीजिए तो तुअर पे आ जाएगी, सोयाबीन पे आ जाएगी, मक्का पे आ जाएगी, ज्वार पे आ जाएगी, मूंग उड़द पे आ जाएगी। रबी में देख लीजिए तो चना, गेहूं, मटर, मसूर, अलसी, सूरजमुखी और आपकी कुसुम करड़ी, और यहाँ तक कि भिंडी, टमाटर, मिर्ची, इन सब फसलों पर ये आती। गुलाब किसी भी फसल पर आ जाती, सब में खाने में सक्षम। इसलिए ये दूसरे पौधों पर चली गई। जब बीटी विषाक्त आने लगी तो बीटी से ये दूसरे पौधे पर शिफ्ट हो गई। उसी प्रकार से चितकबरी इल्ली जो दूसरी इल्ली थी कपास की, हालांकि उसके पौधे जो हैं, वैकल्प जो थे, वो हरी इल्ली के बराबर तो नहीं थे, पर विकल्प थे, तो वो वहां आपकी चली गई, शिफ्ट हो गई। लेकिन गुलाबी इल्ली एक ऐसी इल्ली थी जो केवल और केवल कपास पर खाने वाला कीड़ा थी, इसलिए ये उपलब्ध रही और ये डंक मारती रही, मजबूरी थी, और फिर ऐसी इल्ली उत्पन्न हुई जो हमारे लिए आज एक बहुत भयावह स्थिति निर्मित कर रही। तो एक सबसे बड़ा कारण है इसका रिफ्यूजिया ना लगाना। आपने देखा होगा शनै शनै भारत शासन को बदलाव करना पड़ा अपनी नीति में। पहले केवल नॉन बीटी का बीज आता था, बाद में अरहर का बीज भी अनुमति दी गई कि शायद अरहर से प्रेरणा ले, और अब तो शासन को RIB तकनीक लाना पड़ा, क्योंकि विज्ञान तो हमेशा कार्यरत है। जब शासन ने देखा कि ये तकनीक अपनाई नहीं जा रही,
तो शासन ने वैज्ञानिकों से कहा और वैज्ञानिकों ने, और उसके फलस्वरूप ये रिफ्यूजिया इन बैग अब मिला जुला बीज आने लगा। पहचान ही नहीं पा रहा है कि बीटी के साथ नॉन बीटी कौन सी। तो एक कारण तो ये हुआ। उसके बाद जब बीटी कपास सबसे पहले आया था तब केवल गिनी चुनी संकर जातियां बीटी की थी, 100 के आसपास। आज 1000 से ऊपर हैं, 1000 से ऊपर। तो विकल्प बहुत से हो गए किसान के पास। और इन 1000 जातियों में भी कुछ कम अवधि में पकने वाली हैं, कुछ मध्यम अवधि में पकने वाली हैं और कुछ देरी से पकने, है ना। अब किसान भी मई से लगाता है, कई किसान तो अक्टूबर या नवंबर में समाप्त कर देते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो मार्च तक अपना कपास बना करके रखते। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये कि कपास के फसल की उपलब्धता केवल अप्रैल छोड़ करके सभी महीनों में हो गई। मई से लगा कपास और मार्च तक कहीं ना कहीं मिल रहा है। और घेटे भी आपको साल भर मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान कम अवधि की फसल लगा रहे हैं, कुछ मध्यम पकने वाली लगा रहे हैं और कुछ देर से पकने, तो वो भी हमेशा मिल रहे हैं। इसलिए लगातार भोजन मिलने के कारण ये कीट समस्या बढ़ी है। ये एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इस कीट की समस्या का बढ़ने का। अब इस कीट की ये मतलब ये तो कारण हो गए इस कीट के आने के। अब इसकी रोक कैसे की जाए, इसे कैसे बढ़ने से रोका जाए, तो इसकी जवाबदारी सबसे ज्यादा हमारे किसानों। अब रिफ्यूजिया तो आने लगा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको लग रहा है। लेकिन दूसरी चीज ये है, किसान एक ही समय में कपास की फसल लगाए। जैसे तय कर ले कि हमको मई में लगाना है, तो सभी किसान उस क्षेत्र विशेष के मई में ही कपास, या सिंचाई के साधन नहीं है, वर्षा आधारित खेती करना है अधिकतर किसानों को, तो जून में जब वर्षा आती तभी कपास लगा, और एक ही अवधि में पकने वाला कपास लगा, चाहे मध्यम अवधि का लें, चाहे कम अवधि का लें, चाहे देरी से। तो एक समस्या कि आपका एक समान कपास पकेगा, और कपास को मार्च तक बना करके ना रखें। नवंबर में कपास खत्म कर दें और खेत को खाली। फिर गलती हमारे किसान करते हैं कि कपास मार्च में हटाते हैं और हटाने के बाद काठी खेत में खड़ी रहती है अप्रैल महीने। ये अप्रैल महीने में ना निकाल करके अपनी काठी मई में जब गहरी जुताई की बारी आती है तब हटाते हैं, तो ये भी गलत है। कुछ किसान क्या करते हैं, ये जो काठी है उसको काट करके और ढेर लगा देते हैं और जलाने के उद्देश्य से ये रखते हैं। तो ये काठी भी इसको आश्रय प्रदान करती है, जो काठी खड़ी रहती है या जो काठी खट्टी करती है। इससे अगली फसल में ये कीड़ा जल्दी आता है। तो इसको तुरंत नष्ट करें, खेत से हटाएं, और किसी प्रकार से यदि इसका उपयोग करना है तो तुरंत कर ले और इसको हटा दें। ये दूसरी बात है। इसके बाद किसान भाई, सबसे फायदेमंद उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, फेरोमोन प्रपंच लगाएं। ये 3 या 4 प्रति एकड़ के अनुपात में या 10 प्रति हेक्टेयर के अनुपात में लगाए जाए, और इनके लगाने का समय रहेगा
जैसे ही कलियां आने शुरू होती हैं, फूल बनना शुरू होते हैं, तब इन्हें लगाएं। इससे क्या होगा कि जो गुलाबी इल्ली की पंखियां इनमें इकट्ठा हों, और ये पंखियां जब औसत 8 आने लगे प्रति प्रपंच, तब हम दवा का छिड़काव। अब मान लीजिए ये औसत 8 की संख्या भी हमें 3 रात तक देखना है लगातार, यानी 3 दिन तक देखना है। 3 दिन 8 का औसत आना चाहिए, एक दिन में ही हमें निर्णय नहीं लेना। और 3 दिन भी 8 की संख्या आने के बाद हमें अगले दिन सुबह 20 या 50 जितना भी संभव है उतने हरे घेंटे तोड़ना है, उनको खोल करके देख। यदि हमने 20 घेंटे तोड़े हैं और उसमें 2 या 2 से अधिक में कीड़ा दिख रहा है, इल्ली दिख रही है, तो वो 10% या उससे अधिक नुकसान। उसी प्रकार से 50 घेंटे तोड़े हैं और उसमें 5 या 5 से अधिक दिख रही हैं इल्लियां, वो में प्रकोप, तो फिर दवा का छिड़काव। अब दवा का छिड़काव कौन सा करें, ये भी किसान को ध्यान रखना बहुत। शुरुआत हमारे किसान को कम विषैले और कम कीमत के कीटनाशकों से कर। नवंबर के पहले महंगे और अधिक विषैले कीटनाशक नहीं उपयोग करें। ऐसे कीटनाशकों में किसान भाई थाइडियोकार्ब, क्लोरपाइरिफास, प्रोफेनोफास या क्विनालपास का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाई नवंबर महीने में जब कीट का अधिक प्रकोप हो, अधिकतम घेंटे लगे हैं, तब तेज विषैले और महंगे कीटनाशक जैसे लैम्डा साइलोथेन है, क्लोरांट्रिनिपाल है, स्पिनोसेड है, इंडक्साकार्ब है या इमामेक्टिन बेंजोएट है, इन दवाओं की ओर आ सकते हैं। ये करना है उनको। तीसरी चीज ये है महत्वपूर्ण कि दवाओं को अनुशंसित मात्रा में ही उपयोग करें। अनुशंसित मात्रा से कम या अधिक दोनों हमारे लिए अहितकर होता है। इसके बाद दवाओं के अनावश्यक मिलान से बचें। अनावश्यक मिलान क्यों होता है? उसका कारण यह है कि हमारा जो किसान है उसका संवाद जो है, संबंध जो है, वो केवल कीटनाशक विक्रेता से है। वो कृषि विभाग के मैदानी कार्यकर्ता को नहीं जानता, वो कृषि वैज्ञानिक को नहीं जानता। वो सीधा जाता है दुकान वाले के पास, डीलर है जिसके पास उसका खाता चलता है, और कीटनाशक का विक्रेता जो है वो अपना फायदा देखता है, अपना जेब भारी करना चाहता है। तो वो क्या करता है, एक की जगह 2, 2 की जगह 3, उसने कीड़ा अकेला लगा है, आपका इल्ली, उसने रस चूसने वाले कीड़े की भी दवाई दे दी, एक फफूंदनाशक भी दे दिया, और ऊपर से कहा भैया ये पोषक तत्व भी डाल देना, तो 3-3 दवाई, 4-4 दवाई दे दी। अब आप बताइए, तो ये कॉकटेल बना करके उपयोग करना गलत है। तो अनावश्यक मिलान ना करें। कई बार ये मिलान गलत भी हो जाता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन मिलाने योग्य है कि नहीं, उनमें मिलनसारिता है कि नहीं, इसकी जानकारी केवल और केवल कीट वैज्ञानिक दे सकता है, और कोई नहीं, है ना। तो इसके अभाव में वो नुकसान पहुंचा देता है, फसल को सुखा देता है। तो ऐसा कतई ना करें। और यदि करना जरूरी है बहुत ज्यादा, कि रस चूसने वाला कीड़ा भी है और इल्ली भी है, हमें संपर्क कीटनाशक भी डालना है और सर्वांगी भी, तो ऐसी स्थिति में आजकल रेडी मिक्स इंसेक्टिसाइड
पहले से तैयार मिश्रित कीटनाशक बहुत से आ, तो उनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दुविधा ना हो, और वे कीटनाशक विक्रेता पे ना निर्भर रहे। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र का ग्राम सेवक है, उससे दिखाने की कोशिश करें, या ग्राम सेवक आपकी हल नहीं कर सकता तो विकास खंड स्तर पर जो भी कृषि अधिकारी है उसके पास जाएं, वो नहीं कर सकता तो जिला स्तर पर कृषि अधिकारी है उसके पास जाएं, और वो भी हल नहीं कर पा रहे हैं संपर्क, तो कृषि महाविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि विज्ञान वो वैज्ञानिकों से संवाद करें, महाविद्यालय में, अनुसंधान केंद्र में या कृषि विज्ञान, वहां से वो समस्या क्या है उसका निराकरण करें और सही निदान। और अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि दवाओं का अदल बदल करके उपयोग करें। हमारा अनुभव ये रहा है कि एक ही दवा का लगातार उपयोग किसान करते हैं। ऐसा आपने किया है, आप खुद ही इस चीज से सहमत हो जाएंगे। आपने इमिडाक्लोपिड जो कॉन्फिडोर के नाम से, क्योंकि ये नई दवाओं के समूह में सबसे पहले आई, इसलिए इस दवा का उपयोग सबसे ज्यादा किया। ये दवा हर एक के नाम पर रट गई थी, थायोमेथिक्साम, एसिटामिप्रिड, फ्लोनिकामिड, ये सब बाद में आई, तो हर किसान इसी का बार बार उपयोग। आपने देखा होगा पुराने समय में पुराने किसान रोगोर आता था डाइमिथोएट, उसका भी हस्र हुआ था। तो दोनों उदाहरण हैं आपके लिए। एक ही दवा का यदि हम बार बार उपयोग करते हैं तो कीड़े में प्रतिरोधकता विकसित होती है, और ऐसी स्थिति में कीड़ा जो है वो फिर नियंत्रित नहीं है। आप खुद ही की स्थिति देखिए, खुद यदि आप लेते हैं, नींद नहीं आती, दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि भाई जब नींद नहीं आती, ज्यादा दिक्कत हो, तब आप 0.25 mg की एक खा ली। अब आप आते हैं 0.25 mg की एक गोली खाना शुरू करते हैं, बड़ी अच्छी नींद आने लगती, आपको लगता है कि क्यों मेहनत करूं, क्यों प्रयास करूं, और रोज खाने लगते। क्या होता है दुष्परिणाम? वो 2.25 की बेकार हो जाती, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो 0.5 की कर देता है, फिर आप जाएंगे तो वो 1 mg की कर देगा। नहीं, तो वहां भी हमें मनमानी नहीं करना है, उसी प्रकार से यहाँ। तो मेरी ओर से मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरा कि आप जो मैंने बातें सुझाई गई हैं उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए इस कीट का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस वर्ष आपका उत्पादन अच्छा हो और आपकी फसल अच्छी हो, कम से कम कीट प्रकोप हो, बेहतर प्रबंधन कर सके। तो इतना कह करके मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरा नंबर मैं सभी किसानों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कोई भी समस्या कपास से संबंधित, कीड़े से संबंधित या किसी भी फसल से संबंधित हो तो आप मुझे सीधे सीधे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9406, पुनः बोल देता हूँ, 9406 77601, 77601। ठीक है, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप मुझे तो कोई भी समस्या जब आती है, यदि आना संभव है तो आप
यदि नजदीक के किसान हैं और आ सकते हैं तो वो नमूना लेकर के आ जाएं, अन्यथा मुझे चित्र भेज दें, समस्या का फोटो भेज दें, तो उसका मैं निराकरण यथासंभव कर दूंगा, है ना, जो भी मेरे लेवल पर होगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कपास अनुसंधान केंद्र में एक 15 लाख रुपए की परियोजना है जो केवल गुलाबी इल्ली के लिए काम कर रही है। उस परियोजना में एक व्यवस्था बनाई गई है, आपके पास संवाद के माध्यम से 1 मिनट का संदेश आता है। जैसे आपको अभी कृषि विज्ञान केंद्र या कई कंपनियां एसएमएस देती, तो हम बोल करके एक आवाज आएगी किसी उसकी पुरुष की या महिला की, जो भी होगा उसकी आवाज आएगी और उसकी ध्वनि में आप सुनेंगे। 1 मिनट का संवाद रहेगा, ज्यादा बोर भी नहीं करेगा वो, है ना। 1 मिनट में उस समय क्या करना है, कपास में गुलाबी इल्ली आएगी तो गुलाबी इल्ली में क्या करना है, ध्यान रखें। सतीश परसाई जी, आप म्यूट में गया है। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं किसानों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका कुछ डाउट है तो सतीश परसाई जी है और सुनील जी है, दोनों साइंटिस्ट है। आपको आपका मोबाइल में आप हाथ का सिंबल आता है, उसके ऊपर अनम्यूट करेंगे। आप डॉक्टर साहब को, सतीश परसाई साहब और सुनील साहब को पूछ सकते हैं। आपका मोबाइल में आइए, रोहतास जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। आपको एक मैसेज आया, दबाइए सर। रोहतास जी अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, पूछिए साहब आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये गुलाबी इल्ली है ना सर? हेलो, क्या बोलिए सर। गुलाबी इल्ली के लिए को बेस्ट से बेस्ट दवा कौन सी होगी? कितने स्प्रे करने पड़ेंगे? डॉक्टर सुनील साहब और सतीश साहब आपने कीजिए, सतीश परसाई साहब। हेलो परसाई जी, हेलो परसाई जी। या परसाई जी का प्रॉब्लम आया है। जैसा कि अभी परसाई जी ने बताया था कि बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, परंतु अपन दवाइयों को ध्यान रखिए कि सबसे पहले अपन शक्ति वाली दवाइयों को उपयोग करें। उसमें उन्होंने जैसे बताया क्लोरोपाइरीफॉस, फिनोल्फॉस, प्रोपेनोफॉस, ये आपको अक्टूबर के महीने में उपयोग में करना चाहिए। उसके बाद भी यदि आप कंट्रोल में नहीं रहता है, फिर आप की दवाओं का उपयोग करते हैं। हेलो, सतीश परसाई जी अनम्यूट कीजिए। मैंने किया तो नहीं आ रही आवाज। हेलो। थैंक यू सुनील साहब। जी। हेलो। हाँ, हो गया। अभी दूसरा पर्सन सागर डिलोरी। सागर डिलोरी जी आप। हेलो, नमस्कार सर जी। हेलो।
हेलो। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ पर। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? नहीं सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अब हाँ। आवाज आई? अभी बोलिए सर। नहीं सर जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हाँ, अच्छा, अभी अभी दिखवाता सतीश हूँ, प्रसाद जी का भी आ रहा है, बोलिए। महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं सर, जलगांव से। हाँ बोलिए। हाँ सर, उसमें तो एक अभी मेरे पास तो वीडियो नहीं है वो। हाँ जी छोटी छोटी तितलियां पड़ी है कपास में। जी। हाँ हाँ, तो उसमें कौन से वो वाले दवाई डालना चाहिए सर जी? क्या पड़ा? छोटी छोटी क्या पड़ी है आपकी? छोटी छोटी हरी वाली तितलियां आलिया कीड़े। इल्ली आ रही है कि वो रस चूसने वाला मच्छर आ रहा है, हरा मच्छर? हरा मच्छर नहीं सर, आलिया आ रहे हैं, वो कीड़े रहते ना, वो छोटे वाले। हाँ, तो उसके लिए आप सर्वांगी कीटनाशक या दही कीटनाशक, जैसे थायोमेथाक्साम है, एसिटामिप्रिड है, या आपका फ्लोनिकामिड, इनका उपयोग करें, है ना? हाँ क्या सर जी? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है सर जी। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है जी? नहीं जी। हाँ, अच्छा, मैंने जो कहा था, जिसको भी मेरे से वो व्हाट्सएप की वो संदेश वॉइस मैसेज की सुविधा से जुड़ना है, वो अपना मोबाइल नंबर, नाम और अपने स्थान का नाम, कहाँ किस गांव का है, किस जिले का है, किस राज्य का है, वो सब भेज दे, है ना? तो मैं उसको यहाँ पंजीकृत कर दूंगा। और संदेश भी इतना हटीला आएगा, एक बार बजेगा, आपने नहीं उठाया है तो दूसरी तीसरी चौथी बार भी बजेगा, जब तक आप उठा नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है धन्यवाद। परसाई सर। परसाई सर, आप स्टॉप करके होलकर साहब को ज्वाइन करेंगे अभी हम, है ना? ठीक है, बिल्कुल, मैं स्टॉप कर देता हूँ, है ना? ठीक है, ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ श्रीनिवास जी, आप होलकर जी को ज्वाइन कर लीजिए। हाँ होलकर जी, नमस्कार, बोलिए सर। हेलो या, बोलिए हाँ होलकर जी, बोलिए, आ नमस्कार। रहा है, आवाज आ रहा है, बोलिए। हेलो। आवाज आ रहा है आपका, बोलिए होलकर साहब। हाँ, सभी निजी उड़ू कंपनी के वैज्ञानिक गण, वरिष्ठ प्रबंधक गण और साथ ही में सभी किसान भाई जो इस नेटवर्क में वर्चुअल मीटिंग में अपने जुड़े हुए, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि अभी अपन ने परसाई साहब ने बहुत सारी बातें बताई है, पिंक बॉल वर्म एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई है कपास की खेती में पिछले 3-4 वर्षों से। आ रहा है सर आवाज? चले, बैग ले ले। चलिए, पिछले 3-4 वर्षों से, जैसा कि अभी बताया, उन्होंने सर्वे भी करा था मध्य प्रदेश और बहुत सारे क्षेत्रों में, तो ये परिणाम आए कि क्षेत्र में कपास के पिंक बॉल वर्म का बहुत ही गंभीर प्रकोप पाया जाता है। ठीक है सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ठीक सर, मुझे लगा शायद नहीं ऐसा तो डिस्टर्ब। नहीं आ रही है, तो बोलिए। अगर अपने आपका देखें वीडियो कि नहीं जो दिख प्रकोप पा रहा बढ़ने का है। कारण है, ये तो जी तो वीडियो नहीं दिख पा रहा सर, मैं हाँ वीडियो नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आपका। ओपन एरिया में बैठ जाता हूँ, तो हो सकता है शायद कोई समस्या ठीक है, हो कोई सकता है, दिक्कत ना, समस्या का आवाज आ रही, समाधान हो बात जाए। कीजिए, थैंक यू। हाँ, तो जैसा कि अभी बताया कि बड़ी गंभीर समस्या हो रही है पिछले 3-4 वर्षों से मध्य क्षेत्र में और साथ ही अन्य क्षेत्रों में। तो ये देखा गया है कि लगातार पिछले कई वर्षों से क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसम के परिवर्तन का लगातार बदलाव होता जा रहा है। अपन ये देख रहे हैं कि वर्षा में भी बदलाव आया है,
साथ ही जो गर्मी जो टेम्परेचर रहता था, मिनिमम अधिकतम और न्यूनतम तापमान, उसमें भी काफी परिवर्तन आया है। जो ठंडी पड़ना चाहिए नवंबर दिसंबर में, वो भी कम हो गई है। ह्यूमिडिटी भी लगातार मौसम में बनी रहती है। तो ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक कारण हैं जिसकी वजह से इल्लियों का प्रकोप बढ़ा है। साथ ही साथ इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि लगातार मोनोक्रॉपिंग करते रहने से भी कपास हर साल किसान भाई लेते रहते हैं, परंतु क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र या अंतर्वर्ती फसलें, जो इस टाइप की जो विभिन्न शस्य विधियां हैं, उसको वो अपनाता नहीं है। तो लगातार एक ही फसल एक ही क्षेत्र में बने रहने से भी कीट का प्रकोप हमेशा बना रहता है। तो इसको सुनील सर, नियंत्रित आपका करने वीडियो नहीं दिख पा रहा है। सर मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, है ना। ओके, ठीक ठीक, कंटिन्यू। जी जी। तो ये कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से हाँ, आ गए आ गए ना, कपास में जो है काफी परेशानियां हो रही है। और इसीलिए सबसे ज्यादा दवाइयों का उपयोग भी अपन देखते हैं कि सबसे ज्यादा दवाइयों की बिक्री जो है कपास की फसलों में के लिए ही होती है। तो इस चीज को थोड़ा सा अपन अगर प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें, कुछ छोटी छोटी चीजों का अपन ध्यान दें, तो हो सकता है कि अपनों को कम से कम इंसेक्टिसाइड का या पेस्टिसाइड का प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ अपनी पैदावार भी अच्छी मिलेगी। साथ ही जो पैदावार अपने को मिलती है वो भी अच्छी गुणवत्ता की मिलेगी। अपन देखते हैं कि जैसे किसान भाई लगातार कपास कर रहे हैं खेती, उसी क्षेत्र में बहुत सारी जैसे अरहर की भी खेती होती है। अब जो सोयाबीन जैसे अपन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रफल जो है सोयाबीन का है। सोयाबीन में पहले कभी इल्ली की समस्या आती ही नहीं थी, परंतु आज ये स्थिति हो गई है कि सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों में भी आपको लगातार दवाइयों का उपयोग करना पड़ रहा है। अरहर तो थी चने की फसल जो है उसके अंदर, उसमें भी आपको बोरर जो है रबी में जो है कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का उपयोग करना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि लगातार मोनोक्रॉपिंग और वो कोई सिस्टम होने की वजह से जो है कपास में भी वो समस्या बनी हुई है। तो थोड़ा सा किसान भाई यदि इस बात की तरफ ध्यान दें कि अपन थोड़ा सा फसल चक्र अपनाएं, खेत की अदला बदली करें, है ना। और जो बोवनी का समय, सबसे बड़ी बात, जो कपास की यदि फसल आप बोते हैं, चाहे संकर बोए, चाहे बीटी बोए, चाहे कोई भी बोए, चुनाव उसी वैरायटी के उसी वैरायटी या हाइब्रिड का करें जो आपके क्षेत्र के लिए अनुशंसित है। क्या होता है कि ये जो जितने भी हाइब्रिड्स आते हैं, कंपनी के आए, चाहे सरकारी क्षेत्र के आए, आईसीआर के आए, ये सब सघन परीक्षण के दौरान इनका जांचा जाता है और ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र के लिए कौन से BG2 हो, चाहे नॉन बीजी हो, चाहे कन्वेंशनल हाइब्रिड हो, ये सभी जो भी किसान भाई उपयोग करते हैं, इनको सघन परीक्षण का जांचने के बाद ही उसी क्षेत्र के लिए अनुशंसित किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, जो आपके क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई किस्में या संकर है, उन्हीं का ही पहले आप उपयोग कर रहे हैं। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसान भाइयों ने जो है क्रॉप रोटेशन में जो अनाज वाली फसलें हैं, जैसे अब तो खैर मक्का का बहुत बड़ा एरिया बढ़ गया है, तो आप क्या करें, कपास के 2 साल की खेती के बाद 1 साल के लिए आप उस क्षेत्र में, उस खेत में मक्का का उपयोग करें या किसी ज्वार का उपयोग करें। तो क्या है, जनसंख्या जो है, कीटों की जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। तो वो उसके बाद जब आप फिर से जब कपास लगाएंगे तो आपको उसी स्तर की आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, और साथ ही कम से कम उतने समय के लिए आपका दवाइयों का उपयोग भी कम होगा। तो एक तो इस चीज की तरफ ध्यान रहें। जैसा कि सभी किसान भाइयों को मालूम है कि ये आप जो गहरी जुताई अपन जो गर्मी के दिनों में करते हैं, उसका उद्देश्य भी यही है कि जितने भी खेत के अंदर जो अंडे या सड़े गले जो पौधे के जो अवशेष बचे रहते हैं, जिसके ऊपर कीट या कीट के अंडे रहने की संभावना होती है, पत्तियां, ये सब मट्टी जब पलटने के साथ नीचे चली जाती है तो उससे कीट नियंत्रण में भी काफी मदद मिलती है। साथ ही साथ जो खेतों में जो घास कचरा जो होता है, उसके भी बीज जमीन में गहराई तक चले जाते हैं, तो उससे भी वो नियंत्रण में होता है। तो वो कम से कम आपको निंदानाशी का कम से कम उपयोग करना पड़ता है। इस टाइप से अगर गहरी जुताई की तरफ भी आप ध्यान देंगे किसान भाई, तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अंतर्वर्ती फसल में कपास के बीच में यदि आप मक्का यदि लगाएंगे, तो मक्का क्या है, आपको
पक्षियों के लिए आश्रय स्थल का काम करेगा। छोटे छोटे पक्षी जो बैठ सकते हैं तो वो इल्लियों को भी चुन चुन करके खा सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की जो प्राकृतिक विधियां हैं, यदि इसका हम ध्यान दें और पालन करें तो बहुत हद तक हम इल्लियों के ऊपर प्रकोप के पर नियंत्रण कर सकते हैं। जैसा कि अभी परसाई जी ने भी बताया था कि रिफ्यूजी जो आते हैं, जितने भी बीटी बॉलगार्ड 2 जो लगाई जाती है हाइब्रिड, उसके साथ साथ रिफ्यूजी अवश्य सालों से जो है आपको सभी लोग समझाइश देते आ रहे हैं, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे कंपनी के बंधु हो, ये सब आपको इस बात के लिए समझाते हैं, परंतु किसान भाइयों ने उसको टोटली छोड़ दिया है। उसका उद्देश्य यही है कि भाई जब आप रिफ्यूजी फसल लगाएंगे तो जो कीट का प्रकोप होता है वो चूंकि कमजोर होता है, नॉन बीटी वाला होता है रिफ्यूजी वाला, तो उसके ऊपर पहले अटैक करेगा। जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो इधर जो आपकी मुख्य फसल है, मुख्य खेत के अंदर जो फसल बनी हुई है उसके ऊपर कम से कम अटैक होगा। तो वो फायदा इस तरीके से कीट नियंत्रण में करने में आपको मदद करता है। जब कीट नियंत्रण होगा तो आपको कम से कम दवाओं का उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए ऊपर आप अगर किसान भाई ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये भी उनके लिए बहुत फायदे की चीज है। सबसे बड़ी बात यह है, गुलाबी इल्लियों का प्रकोप होता है मध्य प्रदेश में खास तौर से नवंबर के महीने में ज्यादा होता है, नवंबर और दिसंबर में। उस समय क्या होता है कि गर्मी थोड़ी सी, जैसे कई बार मध्य प्रदेश में तो विंटर रेंस होता है, गर्मी ठंडी की जो बारिश होती है, एक आध बार थोड़ी सी 2-3 इंच 4 इंच के करीब बारिश भी हो जाती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तभी ये इल्लियों का प्रकोप बढ़ता है, अन्यथा सामान्य रूप से जो है जनसंख्या इनकी कम रहती है। तो कोशिश करें कि जो अर्ली हाइब्रिड होते हैं, जो जल्दी पकने वाले हाइब्रिड्स होते हैं, उन्हीं का ही आप उपयोग करें। और यदि जो किसान भाई वर्षा आधारित खेती पे जो निर्भर हैं तो वो प्रयास करें कि जून के पहले सप्ताह में यदि बोवनी करके कपास की यदि कर देंगे, थोड़ा सा पानी की व्यवस्था जरूर उनको करना पड़ेगी, किसी तरीके से प्रबंधन करके यदि वो थोड़ा जल्दी बो दे, मई के आखिरी सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में, और जैसे ही अपना मानसून शावर आता है तो उसके अंदर कपास की फसल आपकी संभल जाएगी। तो वो यदि इस टेक्निक को यदि थोड़ा सा अपनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है, मेरा ऐसा अंदाज है, मेरा विश्वास है कि जो गुलाबी इल्लियों का प्रकोप जो नवंबर दिसंबर के महीने में होता है उससे वो थोड़ा सा बच सकते हैं। हालांकि हमने ऐसा किया नहीं है, पर क्या होता है कि जैसे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र हुआ, धार झाबुआ क्षेत्र हुआ, इन क्षेत्रों में क्या है आजकल बोवनी जो है आपके जून के आखिरी सप्ताह में होती है। अगर अपन पिछला इतिहास मध्य प्रदेश का याद करें तो पहले कपास की बोवनी आपकी वर्षा आधारित खेती के लिए जून के पहले सप्ताह में ही हो जाया करती थी और मानसून भी आ जाता था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 20-25 दिन का जो डिले मानसून होता है उसकी वजह से सारी चीजें आपकी डिले हो जाती है, और डिले होती है तो उधर आपका इल्लियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, किसान भाई जो भी पहली और दूसरी पिकिंग का जो उत्पादन लेते हैं उसको तीसरी पिकिंग के साथ कभी भी मिलावट ना करें। सबसे अच्छी पैदावार आपकी पहली पिकिंग में और दूसरी पिकिंग में होती है, और सबसे ज्यादा पैदावार भी इसी में होती है, क्योंकि जो अर्ली पकने वाले जो संकर या हाइब्रिड होते हैं ये शुरुआत में ही आपकी पैदावार दे देते हैं। तो उसको तीसरी जो पिकिंग की जो पैदावार थी उसके, क्योंकि इल्लियों का प्रकोप सबसे ज्यादा अगर होने की संभावना होती है तो नवंबर या आखिरी पिकिंग में होती है, नवंबर दिसंबर के महीने में या जनवरी के जो। तो मेरा कहने का मतलब उस यील्ड को आप अलग, पैदावार को अलग रखें, उस कपास को, और इसकी जिनिंग करके इसको अलग से आप बाजार भाव में बेचेंगे बाजार में तो आपको अच्छा भाव भी मिलेगा, और साथ ही उसकी क्वालिटी भी जो है, कपास के रेशे की क्वालिटी भी उसकी बनी रहेगी। तो ये कुछ चीजें मुझे ऐसा लगा था कि जो वापस आपको रिपीट करना चाहिए, तो वो मैंने जो है शायद आपको वापस याद दिलाने की कोशिश करी। और साथ ही यदि अंतर्वर्ती फसल के रूप में अगर देखें आप, तो जैसे मूंग हुआ, उड़द हुआ, कपास के 2 लाइनों के बीच में इतनी गैप रहती है कि आप जो है इसमें आराम से कम अवधि की पकने वाली 50-60 दिनों के अवधि में पकने वाली जो फसलें हैं, जैसे मूंग हुआ, उड़द हुआ, है ना, इनका आप उपयोग करके जो प्राकृतिक संसाधन जो आपकी खेती में जो आप देते हैं, खाद, दवा, पानी जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग आप कर पाएंगे। इसके अलावा प्रकाश प्रपंच का उपयोग, जैसा कि बताया गया था, ने भी बताया था कि उसके अंदर यदि आप
मर्क्यूरी लैंप का उपयोग करेंगे तो मर्क्यूरी लैंप क्या होता है कि सभी कीड़ों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। उससे भी आपकी पौधों जो कीटों की जनसंख्या नियंत्रण रहेगी, इल्लियों की जो जिससे इल्लियां बनती है वो सारे के सारे आपके ट्रैप हो जाएंगे और उसमें भी एक आपको कम से कम दवाओं का उपयोग करना पड़ेगा। और उसके बाद भी अगर है तो अच्छे केमिकल्स हैं। बस यही है कि अच्छे केमिकल्स जो बाजार में मिलते हैं आप किसी की सलाह से ही उसका उपयोग करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें और उनका बदल बदल के उपयोग करें, क्योंकि लगातार आप एक ही दवाइयों को उपयोग करेंगे तो कीड़ों में भी प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और वो दवाइयां फिर बेअसर होने लगती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही दवाइयों का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ज्यादा हवा नहीं चले। जिस समय आप खेतों में उपयोग करते हैं छिड़काव के लिए अच्छे पंप का उपयोग करें। ऐसे समय में आप दवाइयों का छिड़काव करें कि जिस समय हवा का बहाव कम से कम हो, ताकि जो दवा आप दे रहे हो पौधों में खेतों में वो सही तरीके से गिरे और सही तरीके से आपका नियंत्रण में जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करे। इसके बाद जैसा कि परसाई साहब ने बताया था वो बहुत अच्छी बात बताई थी। ज्यादा तेज दवाइयों के बजाय मेरा ये कहना है कि शुरुआत में 50-60 दिनों की जो फसल होती है जिस समय आपके बॉल लगने लगते हैं उस समय थोड़ा सा आप देखेंगे तो इल्लियों का यदि प्रकोप होता है तो स्क्वायर जो होती है फूल पुड़ी वो झड़ने लगती है। ये आपका इंडिकेशन होता है कि भाई प्रकोप की शुरुआत हो चुकी है या होने वाली है। कई बार फूल भी झड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में शुरुआत में आप सबसे बढ़िया और सबसे कम खर्चीला है नीम का तेल। अगर आप शुरुआत में अच्छा नीम का तेल का प्रयोग करें तो एक जो महंगी दवाई का उपयोग है उससे आप बच सकते हैं। उसके बाद यदि उसके बाद भी आपके यहाँ प्रकोप होता है तब फिर थोड़ी तेज दवा और फिर बाद में यदि फिर भी प्रकोप बना रहता है तब आखिरी स्थिति में सबसे तेज दवा का उपयोग आपको करना चाहिए। तो ये जो कुछ बातें कुछ छूट गई थी जिसको मैं रिकॉल करना चाह रहा था सभी किसान भाइयों को, तो वो मेरी तरफ से मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा है कि मेरे जो वक्तव्य से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। इसके बाद यदि किसी को कुछ प्रश्न यदि पूछना है ऐसा लगता है तो आप सहर्ष अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। सभी किसान को एक अनुरोध है कि आप डॉक्टर होलकर साहब को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी कुछ क्यूरीज हो और गुलाबी इल्ली के प्रति आप वो पूछ सकते हैं उनको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को ये हमारा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये हमारा सुबीज कृषि विज्ञान के अंदर कंटिन्यूअसली हम किसानों को ज्ञान देंगे और हमारा और डॉक्टर सुनील जी और डॉक्टर परसाई जी सभी दोनों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उसका टाइम देके हमको किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर साहब डीलर्स होने दो और एग्री इनपुट कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स होने दो और सभी किसान को सभी बहुत बहुत स्टेट से जुड़ गए हैं इसमें से जुड़ गए जो किसान बंधुओं को मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले समय में और ज्यादा एक्टिविटीज करके आपको बहुत ज्यादा किसान को हम फायदा करेंगे, ज्ञान देंगे हमारा सुबीज कृषि विज्ञान जो कार्यक्रम के मुताबिक। तो सभी किसान बंधु को मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छा सा ज्ञान लीजिए और जो डॉक्टर साहब ने हमको बताया है उसमें से अच्छा चीज को सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। आने वाला साल में आप कॉटन खेती से कपास खेती से ज्यादा से ज्यादा और पैदावार लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।